जितनी तैयारी करी थी अपनी इस ट्रिप की, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। भाई इसे बोलते हैं नज़र लगना। ट्रिप पे निकले थे। जो लोग बोलते हैं ना कि नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं है, भाई नज़र होती है। सारी चीज़ें टाइम पे हो रही होती, हर चीज़ की हमने आइटनरी बनाई हुई थी कि इतने। और ये मेरे सामने गुरुद्वारा है नानक मत्ता। लो भैया, ये तो पोपट हो गया। नानक सागर में इस टाइम पानी नहीं है, मगर वहाँ पे ना छोटी छोटी मछलियाँ कूद कूद पे ऊपर आ रही हैं। बाय रोड किस तरीके से यहाँ से नेपाल में एंटर हो सकते हो। इस कुत्ते को देखो, हटना ही नहीं चाह रहा है पूरे। ये हम आ चुके हैं बॉर्डर के एंट्री गेट पे। धीरे धीरे ना इस रास्ते के जितने भी पॉइंट हैं वो सब मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। आधे से ज़्यादा जो इंडिया के लोग हैं ना, वो नेपाल में सिर्फ एक ही वजह से यहाँ पे जाते हैं, कसीनो। यहाँ पे बॉर्डर पे इसी वजह से हम लोगों को बहुत देर से रोका हुआ है। ज़्यादा बेकार दिन, यानी आज मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना जो मेरे साथ आज तक कभी ट्रिप में नहीं हुई, और पता नहीं कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। फिलहाल अब बहुत लेट हो चुका है, पेट्रोल भी यहाँ पे मिल नहीं रहा है। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने जो इतनी तैयारी करी थी अपनी इस ट्रिप की, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है। नोएडा से हम लोग अभी डिपार्चर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग एक मूर्ति चौराहे के पास पहुंचने वाले हैं। और हमारी जो ट्रिप रहने वाली है वो रहने वाली है आदि कैलाश और ओम पर्वत की, जिसकी यात्रा 1 मई से शुरू होती है और दीपावली तक खुली रहती है। तो अभी हम लोगों को निकलते हुए करीब 10:19 के आसपास का समय हो गया है। तो सुबह से तैयारी करे थे, मगर जब इतनी लंबी ट्रिप करनी हो तो थोड़ी बहुत तैयारियां रह जाती हैं। फिलहाल हमारा प्लान था सुबह 4 बजे के आसपास निकलने का, मगर अब बहुत लेट हो गए हैं। तो अब जिस टाइम भी निकले हैं, जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, महादेव की मर्जी है सब। और मैं आप लोगों को इस ट्रिप में सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा कि यहाँ से नोएडा से आदि कैलाश का रास्ता किस तरीके का है और कब तक हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे। फिलहाल रास्ते में हम लोग पाताल भुवनेश्वर होते हुए जाएंगे, तो हम लोगों को लगभग 2 दिन का समय लग जाएगा धारचूला पहुँचने में। फिलहाल सुबह सुबह नोएडा का ट्रैफिक कुछ इस तरीके का है, तो फटाफट यहाँ से चलते हैं और जल्दी से जल्दी हाईवे पकड़ते हैं। NH-24 के माध्यम से हमारी ये यात्रा रहने वाली है, जो मुरादाबाद और टनकपुर होते हुए हम लोग पूरी करेंगे। नेपाल बॉर्डर हमारे बिल्कुल साथ साथ चलता है इस यात्रा में, तो बहुत ही रोमांचित ये यात्रा होने वाली है। तो मिलते हैं आपसे NH-24 पे। NH-24 पे हम लोग आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा अपनी इस ट्रिप की एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि ओम पर्वत आदि कैलाश जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस यात्रा में आप लोग ये वाला कट जरूर ध्यान रखना। अधिकतर लोग सीधे हरिद्वार की तरफ मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाते हैं। हमें यहाँ से लेफ्ट होना है और हापुड़ की तरफ मुड़ना होता है, हापुड़ बरेली वाले रूट पे। पहला हमारा टोल प्लाजा आ चुका है, छज्जारसी टोल प्लाजा इसे कहते हैं। 185 रुपीज़ इसका टोल प्राइस है। और यहाँ पे देखते हैं कि हमारा एयरली पास वर्क करेगा नहीं करेगा। पूरे रास्ते में मैं आपको हर टोल की जानकारी दूंगा कि किस किस टोल पे आपका एयरली पास वर्क करेगा, कहाँ पे नहीं करेगा। और यहाँ पे हमारा एयरली पास वर्क कर चुका है। और अब यहाँ से हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता आज हमें कवर करना है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे इस यात्रा की। कई महीनों से मैं इसकी प्लानिंग कर रहा था और आज ये मेरी फाइनली सक्सेस हो चुकी है और हम अपनी इस यात्रा पे रोड पे निकल चुके हैं। ये हमारा इस रूट का सेकंड टोल प्लाजा है, जो कि हापुड़ के पास पड़ता है। और यहाँ पे भी देखते हैं हमारा एयरली पास चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ का जो टोल प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली करीब 125 के आसपास है और यहाँ पे हमारा एयरली पास वर्क कर रहा है। तो टोल की पूरी सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी और नियर बाय आप क्या क्या प्लेस इस पूरे रूट में आप घूम सकते हो वो भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो स्किप मत कीजिएगा। भाइयों, अमरोहा में खड़ा हूँ इस टाइम वर्कशॉप पे। बिल्कुल अच्छी मेरी ट्रिप चल रही थी और ये वाला जो टायर है ये मेरा फट गया। स्टेपनी पे चला के गाड़ी लाया हूँ और बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया यहाँ पे। भाई इसे बोलते हैं नज़र लगना। ट्रिप पे निकले थे, टायर फट गया गाड़ी का और बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर डैमेज हो गया। तो फिर यहाँ पे मैंने नया टायर पड़वाया है अपनी गाड़ी में। भैया ने भी बड़ी हेल्प करी है। तो कुछ ऐसा ही है, शुरू होते ही आप यकीन नहीं करोगे, मैं करीब 100 किलोमीटर ही निकल पाया था नोएडा से।
और ये कलेश मेरे साथ हो गया। तो यहाँ अमरोहा में रुक के मैंने अपोलो की ऑथराइज वर्कशॉप पे टायर चेंज कराया है। एक टायर इधर वाला पूरा मैंने नया लगवाया है। और पुराने वाले की तो हालत ही ख़राब हो गई, उतनी बुरी कंडीशन, समझ में नहीं आता। तो जो लोग बोलते हैं ना कि नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं है, भाई नज़र होती है। ये मेरा टायर है, अभी लगभग 5 से 6 हज़ार ही किलोमीटर चला होगा। ब्रांड न्यू मैंने अपोलो के पड़वाए थे टायर। आप देखो कंडीशन, कहीं पे इसमें पंचर नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भी इसमें से हवा हुई लीक और एक साइड से एक पूरा फट गया और फूल गया, पता नहीं क्या हुआ, समझ में नहीं आया। तो भाई नया टायर अब हम लोगों ने पड़वाया। इस टायर की भी आप कंडीशन देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ़िलहाल अब जो है सो है। ये वाला टायर मैंने अपना नया लगवा लिया है, आप देखो ब्रांड न्यू है बिल्कुल। और अब यहाँ से चलेंगे अपनी ट्रिप पे। व्हील बैलेंसिंग अरेंजमेंट हो गया, पेमेंट भैया की कर दी, अपना भाई फट्टा लग गया। चलो बिल ले लेते हैं और निकलते हैं। तो भाई टोटल काम हमारा यहाँ पे निपट गया है। जितना टाइम हम लोगों ने पहुँचने का सोचा था पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। 2 से 3 घंटे हमारे ख़राब हो गए। भाई सही बोलते हैं, नज़र लगना। ट्रिप पे निकले थे, टायर की वजह से पूरी कहानी ख़राब हो गई। अब ब्रांड न्यू टायर लिया है, पुराने टायर का क्लेम कब आएगा कब नहीं आएगा। तो ट्रिप तो खैर ख़राब करेंगे नहीं, रिप्लेसमेंट में हमने पड़वा दिया है। देखते हैं क्या रहता है भाई, कमेंट में बताना जिन भाइयों को प्रोसेस पता है। मैं तो पहली बार करवा रहा हूँ, तो अगर किसी को प्रोसेस पता है तो मुझे बताना कि इसका रिप्लेसमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा या क्या होगा मेरे साथ। तो भाई अमरोहा से अब हम लोग आगे चल दिए हैं दोबारा से। तो जो इंसान बोलता है ना कि नज़र वज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आज ये हमारे साथ हुआ है। तो कुछ हमारे लोगों को बहुत खल्ला था कि हम लोग कैसे घूम लेते हैं, कैसे चले जाते हैं सब जगह। यकीन नहीं करोगे आप, 100 किलोमीटर निकलते ही ये चीज़ हमारे साथ हो गई। और इस टाइम तक हमें लगभग 2:30 के आसपास का समय हो रहा है और इस टाइम हमें लगभग रुद्रपुर क्रॉस कर देना था। मुरादाबाद वाले टोल पे खड़े हैं हम लोग और एयरली पास यहाँ पे भी काम करता है। पता नहीं क्या डंडा सा लगा के ये लोग कर रहे थे, बाकी सब जगह तो एक ही बार में कट जाता है। इन लोगों क्या डंडे से कट रहा था। सफाई वगैरह का काम चल रहा है रोड पे। पहुंच चुके हैं अब हम लोग रामपुर। सीधा रास्ता आपका जाएगा बरेली पीलीभीत और हमें चलना है टनकपुर की तरफ। तो हम यहाँ से लेफ्ट हो जाएंगे। नैनीताल जाने के लिए भी यहाँ से लेफ्ट ही होना पड़ता है। तो बेसिकली मोटी मोटी बात यह है, अगर आपको जिम कॉर्बेट जाना है या नैनीताल साइड जाना है तो यहाँ से लेफ्ट हो जाइए और यहाँ से लेफ्ट होके आप नैनीताल को कनेक्ट कर सकते हो, रुद्रपुर, खटीमा, टनकपुर को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने लेफ्ट ले लिया है। सामने मेरे रामपुर का रेलवे स्टेशन और कुछ इस तरीके से रामपुर सिटी में से हम लोग निकल रहे हैं अपनी आदि कैलाश यात्रा में। सामने में लिखे भी आप देख रहे होंगे, नैनीताल 119, हल्द्वानी 78, रुद्रपुर 49, बिलासपुर 29। तो हम लोग यहाँ से वैसे हम लोग काठगोदाम और हल्द्वानी होते हुए भी जा सकते हैं, मगर उस रास्ते में दिक्कत ये है कि पहाड़ ज़्यादा शुरू हो जाते हैं और जो आपका भीमताल वाला रोड है वो रोड भी ख़राब है। तो हम लोग टनकपुर होते हुए निकलेंगे, तो वो रूट थोड़ा हमें इजी पड़ेगा। हालांकि 30-35 किलोमीटर ज़्यादा है, मगर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हम उसे कवर कर लेंगे 30-35 किलोमीटर। मगर दोनों की जो पहुंचने की टाइमिंग है वो सेम ही है, किलोमीटर का फ़र्क है मगर पहुंचने की टाइमिंग सेम है। तो यहाँ से रोड डिवाइड हो रहा है। अगर यहाँ से हम लोग राइट जाएंगे तो हम पहुँचेंगे बरेली और सीधा हम लोग पहुँचेंगे काठगोदाम और यहीं से हम लोग अब बिलासपुर होते हुए सितारगंज की तरफ और टनकपुर की तरफ के लिए निकलेंगे। और गर्मी तो भाई पूछो ही मत, इतनी भयंकर की गर्मी है यहाँ पे। जितनी गर्मी नोएडा में थी ना,
नोएडा दिल्ली में उतनी ही गर्मी यहाँ पे भी है। आज हमारी प्लानिंग थी धारचूला पहुँचने की, मगर वो अब किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं हो सकती। हाँ हो सकती है, अगर मैं रात में करीब 12 या 1 बजे तक गाड़ी चलाऊँ तो मैं धारचूला पहुँच सकता हूँ। 2 भी बज जाएगा क्योंकि खाने वगैरह के लिए भी रुकेंगे, तो इतना रिस्क लेना सही नहीं है। आराम से चलेंगे, बिल्कुल जहाँ तक पहुँच पाएंगे पहुँचेंगे। सही टाइम से अपने होटल वगैरह लेके रुकेंगे। और अब जो होना था वो हो गया, नुकसान हमारा। और टोल आ चुका है यहाँ पे, टोल पे आ गए हैं हम लोग। NHAI का ये टोल है। तो पास भी जो एयरली बनता है वो भी NHAI बनाती है। कोयला टोल प्लाजा। तो जहाँ तक है कि यहाँ पे भी चलना ही चाहिए। वैसे 85 रुपए का टोल है यहाँ का। सबसे ज़्यादा वाला जो टोल था वो तो मुरादाबाद वाला था, और हमारा एयरली पास यहाँ पे वर्क कर गया। सबसे जल्दी इन लोगों ने खोला है। अभी नोएडा से हम लोग यहाँ तक आ गए, सब लोग लगभग 10 से 15 सेकंड का टाइम ले लेके खोल रहे थे, और यहाँ इन लोगों ने मुश्किल से 2 से 3 सेकंड नहीं लगे और ये टोल खुल गया। तो रोड तो ये पूरा परफेक्ट ही है, ज़बरदस्त एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और यहाँ से ये माइलस्टोन भी आ गया है। बिलासपुर 18 किलोमीटर, रुद्रपुर 33, नैनीताल 115, मुंशियारी 398, भीमताल जागेश्वर का भी दूसरी साइड लगा हुआ है। बिलासपुर को हम लोग बाईपास कर रहे हैं। जो ये हाईवे है बिलासपुर के बिल्कुल आउटर से बिलासपुर को बाईपास करते हुए रुद्रपुर की तरफ निकलता है। तो अभी हम हैं NH9 पे। तो जब हम नोएडा से चले थे तब हम थे NH24 पे। उसके बाद में रामपुर सिटी के अंदर आके आप लग जाते हो NH9 पे, और इसके आगे जो पड़ेगा वो है रुद्रपुर। फाइनली हम लोग रुद्रपुर पहुंच चुके हैं और रुद्रपुर को बाईपास कर रहे हैं। जो भी आपको ये रास्ता मिलेगा रुद्रपुर बाईपास हो तो देख लेगा, शहर में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रुद्रपुर पार करते ही टोल फिर से आ गया। फिलहाल अभी तक हमारा कहीं पे भी टोल वैसे नहीं लगा है। ईयरली जो पास होता है वो पूरी तरीके से हर टोल पे वर्क करा है हमारा यहाँ पे। KSHPL का है ये हाईवे, तो जहाँ तक है इस पे टोल हमारा लग जाएगा। एनुअल पास यहाँ पे भी वर्क कर गया। NHAI का हाईवे नहीं था ये, नहीं NHAI का है, KSHPL करके कोई कंपनी है, उसको शायद इसका मेंटेनेंस का काम दिया होगा या कुछ से टाई अप होगा। तो यहाँ पे भी ईयरली पास हमारा वर्क किया है। तो अब नानक मत्ता पहुँच के मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगा। जो आप लोग अगर इस यात्रा में आ रहे हो तो 15-20 मिनट के लिए वहाँ पे ज़रूर रुकिएगा, वो मैं आगे अपनी वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं फटाफट सितारगंज की तरफ। अब हम लोग पहुंच गए हैं सितारगंज, और सितारगंज में मेरे सामने आप लोग देख रहे हैं हमारे इंडिया का नेशनल फ्लैग तिरंगा लहराता हुआ, और दूर से देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जो सितारगंज का मेन चौक है ना, आप सबसे ज़्यादा बिजी चौराहा भी आप इसे कह सकते हो, सबसे मेन चौराहा यही है पूरे सितारगंज का, और यहीं पे ये फ्लैग लगा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोग बाय रोड किस तरीके से यहाँ से नेपाल में एंटर हो सकते हो। यहाँ से जो नेपाल का बॉर्डर रह जाता है ना, वो कुल मिला के आप मान के चल लो 35 किलोमीटर के आसपास यहाँ से नेपाल का बॉर्डर है। तो यहीं पे बनबसा नाम की जगह पड़ती है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो खटीमा को हम लोग जैसे ही क्रॉस करेंगे, खटीमा से लगभग 7-8 किलोमीटर आगे बॉर्डर वाला रोड आता है, वो मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। तो अभी तक हम लोग चल रहे थे 4 लेन रोड पे, और सितारगंज को क्रॉस करने के बाद में यहाँ पे सिंगल लेन रोड आपको देखने को मिलेगा। मगर रोड वेल मेंटेन है, कहीं पे भी गड्ढे वगैरह नहीं है। बस बीच में जो गांव की रास्ता है वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी गाड़ियाँ वगैरह आ जाती हैं। और धीरे धीरे अब शाम हो रही है तो मौसम भी थोड़ा ठंडा हो रहा है,
हम लोग ना बिल्कुल आप ये समझो कि पहाड़ों के बिल्कुल साथ साथ ही चल रहे हैं और थोड़ी देर में हम टनकपुर से पहाड़ की तरफ बढ़ेंगे। नानक मत्ते की जो यहाँ से दूरी है 10 किलोमीटर है, तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप लोग नानक मत्ता गुरुद्वारा होके भी यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। बहुत अच्छा गुरुद्वारा है और आसपास घूमने के लिए नानक सागर डैम है जिसमें बोटिंग भी होती है। और नानक सागर डैम जो है वो शाम 7:30 बजे तक ओपन रहता है। अभी सितारगंज से हम लोग आगे आए हैं, नानक मत्था नाम की जगह है, तो बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है ये। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि हल्का सा साइड में मुड़ के देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। मैं तो खैर कई बार आ चुका हूँ, अब तक अगर आया हूँगा तो करीब अपनी पूरी लाइफ में 60-70 बार आ चुका हूँ, क्योंकि हम लोग तो एक ही सीज़न में करीब 8-8, 9-9, 10-10 बार पूर्णागिरि धाम गए हैं। फिर यहाँ रुकेंगे तो लगभग 1 घंटा और ख़राब हो जाएगा, तो हमें आगे पहुँचने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए फटाफट आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं धारचूला की तरफ। और ये मेरे सामने गुरुद्वारा है नानक मत्ता, तो आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आप यहाँ पे पूरा गुरुद्वारा देख सकते हैं। लंगर वगैरह, हाँ मार्केट अच्छी है यहाँ पे, तलवारें वगैरह भी मिल जाती हैं, हाँ कटार वगैरह भी, मगर इससे सस्ती तो आपको दिल्ली में मिल जाएंगी। इस कुत्ते को देखो, हटना ही नहीं चाह रहा है, पूरे रोड का मालिक है जो कुत्ता देखो, हटेगा ही नहीं, लोग भगा रहे हैं तब भी नहीं हट रहा है। ठेकेदार कुत्ता है जो ठेकेदार। भाई साहब 50-60 की स्पीड पे गाड़ी चला के ला रहा था, एकदम से ब्रेक मारे तब भी उसे इतना डर नहीं लगा। इतने में तो इंसान का बच्चा होता है या इंसान ही होता वो भाग जाता। इसके अंदर तो शेर के बराबर कलेजा था, बिल्कुल जबरदस्त कुत्ता, माफिया टाइप। माफिया कुत्ता दिखा दिया मैंने आपको, डॉगेश भाई का प्रो वर्जन। अभी तक तो मार्केट में डॉगेश भाई चल रहे थे, अब डॉगेश भाई मैक्स प्रो दिखाया है मैंने आपको। भगाने पे भी नहीं भागता, बिल्कुल दबंग है। ये देखो बिल्कुल सिर पे देके चढ़ा रहा है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। रॉन्ग साइड चलाना इन लोगों को तो ये लगता है कि भाई साहब रोड सिर्फ इन्हीं की है। और भैया रोड को छोड़ के हम लोग चढ़ रहे हैं डैम के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था नानक सागर। और ये मेरे सामने नानक सागर आ गया, अभी रोक के आपको दिखाता हूँ। लो भैया ये तो पोपट हो गया, नानक सागर में इस टाइम पानी नहीं है। और यहाँ से नेपाल भी दिखता है, मगर नेपाल जो है ना वो यहाँ से कैमरे से मैं नहीं दिखा पाऊंगा। तो मछली पकड़ने का भी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे काम होता है। तो अभी तो यहाँ पानी कम है, मगर यहाँ पे पानी इतना होता है कि सामने का दिखता नहीं है। जहाँ तक आपकी नजर जा रही है ना, उसके बाद जो आपको दिख रहा है वो पूरा नेपाल है। और वो देखो वहाँ भाई लोग मछली निकालने में लगे हुए हैं, अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये सब मछली निकालने का काम हो रहा है, बोटिंग भी यहाँ पे होती है। बाकी आके इसमें बहुत बड़ा डैम है, तो डैम से चल के आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको बोटिंग करनी हो ना, तो यहाँ पे बोटिंग के चार्जेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा श्रद्धा उधर भी दिखाओ। ये यहाँ पे एडवेंचर उनको स्पोर्ट्स के नाम पे यहाँ पे स्केटिंग भी होती है, वाटर स्केटिंग, कियाकिंग भी कर सकते हो आप, हाई स्पीड बोट वगैरह भी चलती है। तो सबके अलग अलग चार्जेस हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर सही टाइम का मार्जिन लेके आओगे तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। तो हम लोग बस डैम की तरफ बढ़ ही चुके हैं और नज़ारा देखो आप, कुछ इस तरीके से डैम के ऊपर की रोड है। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। बाकी दूसरी वाली जो रोड है ना वो हमारे साथ साथ नीचे की साइड चल रही है, तो दोनों रोडें एक ही साथ चलती हैं। तो अगर आप डैम के किनारे वाली रोड पे आना चाहो तो इस पे आ जाओ, और साइड से चलना है तो ये आ जाओ। बस इस रोड पे थोड़ी है गिट्टी सी पड़ी हुई है, गिट्टी वाली रोड है ये, मगर यहाँ से आपको व्यू बहुत सुंदर आएगा नानक सागर का। तो ये पिकनिक स्पॉट भी है, खटीमा और पीलीभीत के लोग यहाँ पे आते हैं एक दिन के पिकनिक के लिए।
क्योंकि आगे नेपाल बॉर्डर है, बनबसा है। तो वो वाला डैम तो भाई साहब बहुत सुंदर है, ये तो कुछ भी नहीं है, इतना सुंदर है। और वहाँ पे जो पानी की स्पीड है ज़बरदस्त है। थोड़ा मैं यहाँ पे भी आपको गाड़ी रोक के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ये छोटा सा पार्क बना हुआ है, ये डैम है। ठीक है, देख लिया। ये है पूरा नानक सागर डैम। तो बहुत सुंदर जगह है, शाम के टाइम में यहाँ मज़ा आता है। अभी तो थोड़ी धूप सी हो रही है, कुछ ही देर में शाम होने वाली है, तब यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेगा। थोड़ा डैम की तरफ भी चलते हैं, डैम दिखाता हूँ आपको। इधर देखो आप, ये पूरा भरा हुआ। पापा जल्दी दिखाओ। और यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा पूरा पानी, इधर है ये पूरा खाली। मगर इसके दूसरे साइड अगर आप देखोगे ना, तो इसके दूसरे साइड बहुत पानी है। तो ये है यहाँ की सुंदरता। आप देख रहे हो कितना सुंदर डैम है ये, और बिल्कुल सीढ़ी नुमा जाता है। तो लोग यहाँ पे नहाते भी हैं, आगे लोग नहा रहे हैं। यहाँ से ना पूरी तरीके से ठीक से दिख नहीं रहा होगा, मगर वहाँ पे ना छोटी छोटी मछलियाँ कूद के ऊपर आ रही हैं पानी में वापस जाने के लिए। पूरा नानक सागर डैम है। तो चलते हैं अपनी आगे की यात्रा में, और फटाफट चलते हैं नेपाल के तरफ। अब चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, क्योंकि नेपाल बॉर्डर भी चलना है। और यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 20 मिनट के आसपास रुके हैं हम लोग, क्योंकि अमरोहा के बाद से हम लोगों ने कोई स्टॉप नहीं लिया था, खाने का भी इवन हम लोगों ने स्टॉप नहीं लिया था। तो थोड़ा ये सुंदर सा नज़ारा दिखाने के लिए आपको यहाँ पे हम लोग रुके, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है, बचपन से मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो जो लोग नोएडा या दिल्ली से अपनी जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे रुकने का समय ज़रूर लेके चलें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो लोग फ़िशिंग करने के शौकीन हैं, तो उनके लिए तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे फ़िशिंग करना अलाउड है। तो जिन लोगों के पास फ़िशिंग रॉड है, वो आराम से यहाँ पे आके और फ़िशिंग कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो निकल चुके हैं हम लोग नानक मत्था से और बढ़ रहे हैं टनकपुर की तरफ। मगर टनकपुर से पहले आपको नेपाल बॉर्डर मैं ज़रूर दिखाने वाला हूँ। नानक मत्था के बाद ये एक और टोल प्लाज़ा पड़ा है, इसका जो टोल फीस है वो 55 रुपये है, और ये भी NHAI का है। तो यहाँ पे भी हमारा ईयरली पास चल ही जाएगा। तो ईयरली पास निकाल लो भाइयों, जिन जिन ने नहीं निकाला है और घूमना चाहते हो तो ईयरली पास निकाल लो, बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। अभी तक अगर मैं टोल देता हुआ आ रहा होता तो मेरे 900 रुपये या नहीं 1000 रुपये के आसपास अभी तक मेरे टोल में लग गए होते। और यहाँ मैंने 3000 का ईयरली पास निकाला है। मैं उज्जैन भी हो आया, 1 रुपये का टोल नहीं दिया, और अभी तक नोएडा से यहाँ तक भी 1 रुपये का टोल नहीं दिया मैंने। और यहाँ पे भी ईयरली पास वर्किंग है, और ये ग्रीन लाइट हो गई और हम निकल गए आगे। तो ईयरली पास के कुछ बेनिफिट हैं, जिन लोगों का आना जाना रहता है वो सभी भाई ईयरली पास ले लो, टोल के पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे आज सुबह 2 घंटे ख़राब नहीं हुए होते ना, तो सारी चीज़ें टाइम पे हो रही होती। हर चीज़ की हमने आइटनरी बनाई हुई थी कि इतने बजे हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, ऐसे ऐसे ये करेंगे। तो कभी कभी होता है ना कि चीज़ें आपके हिसाब से, आप कितनी भी कोशिश कर लो, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो सकती। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ आज हुआ, और खैर हर चीज़ कुछ सिखा के जाती है। तो आज का जो इंसिडेंट था वो भी हमें सिखा के गया कि आप अपनी ट्रिप के बारे में किसी को भी बता दो, अपने रिश्तेदारों को ना बताओ। बस हमें यही चीज़ आज की सिखा के गया हमारे साथ जो हुआ। और भाई जिन जिन लोगों को टायर क्लेम का प्रोसेस पता हो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें, क्योंकि मुझे थोड़ी टेंशन है कि मेरे टायर का क्लेम मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। 1 साल हुआ है मेरे टायर को, अभी मेरा टायर वारंटी में ही था, और लगभग आप मान के चल लो 20% के आसपास ही घिसा था। तो जिन्हें पता हो वो मुझे ज़रूर बता दें।
फिलहाल सनसेट हो रहा है धीरे धीरे, और मैं अब यहाँ से थोड़ी गाड़ी स्पीड में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से मैं नेपाल बॉर्डर की साइड पहुँच जाऊँ, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो आपको बॉर्डर दिखाने में, क्योंकि अगर शाम हो गई तो मैं बॉर्डर नहीं दिखा पाऊँगा। और वहाँ पे बहुत खूबसूरत डैम है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे नेपाल बॉर्डर पे। अब हम लोग पहुँच गए हैं खटीमा चकरपुरा। तो खटीमा और चकरपुरा दोनों आपस में जॉइंट है, बस नाम दोनों के अलग अलग है। तो खटीमा से आप कब चकरपुरा आ जाओगे आपको पता नहीं लगेगा। और यहाँ भाई बाइक वालों से तो बच के ही रहना, कोई इनको मतलब नहीं है, अपनी मस्ती में चलते हैं, कहीं का इंडिकेटर देंगे कहीं मुड़ जाएंगे, कुछ नहीं पता होता है इन लोगों का कि इनको जाना कहाँ है। तो थोड़ी देर में हम लोग बनबसा पहुँच जाएंगे, शाम होने को चली है। तो आज तो यही लगता है कि हम लोग 7:30 बजे तक सिर्फ टनकपुर ही पहुंच पाएंगे, 7:30 या 8 बजे तक। पहले टनकपुर की दूरी यहाँ से ज़्यादा नहीं रह गई है, मगर हम लोग पहले बनबसा चलेंगे, उसके बाद हम टनकपुर जाएंगे। तो ठीक है, कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, आराम से ही करेंगे। अपना तो वही वाला हिसाब है, जहाँ लादी वहाँ सवा लादी। तो ठीक है। तो भाई जिसे मन आ रहा है बीच में घुसेड़ दे रहा है, साइड को यहाँ पे देना नहीं चाहता है। ये देखो, ये पूरा पूर्णनगरी का मेला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम चलता है ये मेला। हटा भैया मत दे, साइड हम इधर ही से निकाल लेंगे। ये देखो फिर से ट्रैफिक। तो लोग ना जिस माध्यम से पहुंचना चाहते हैं पहुंच ही जाते हैं पूर्णनगरी। लोग साइकिल से भी जाते हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, गाड़ी, ट्रेन, बस, बाइक, स्कूटी, जो जिसे मिलता है वो उठा के पूर्णनगरी धाम यहाँ से पहुँच जाता है, क्योंकि आसपास के सभी एरियो से इतना दूर नहीं है और पहाड़ पे है। अभी देखो ये सामने से ये माता की मूर्ति लेके आ रहे हैं ठेले पर। तो इतनी मान्यता है पूर्णनगरी धाम की, 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ की नाभि के यहाँ पे दर्शन होते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक पे भी, अभी तो साइकिलों पे भी दिखते हैं। अभी तो होली को बहुत टाइम हो गया, होली के बाद में खूब साइकिल यात्रा चलती है, साइकिलों से जाते हैं। भाई हम लोग अब आ गए हैं बनबसा, और बनबसा से ही हम लोग बाय रोड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। कहाँ से कर सकते हैं फटाफट चल के आपको दिखाता हूँ। और पूरे कुमाऊं रीजन में एक यही ऐसा है बॉर्डर है जहाँ से आप बाय कार बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। बाय बाइक तो आप लोग सिद्ध बाबा साइड से भी कर सकते हो, मगर उधर से रोड बहुत ख़राब है। टनकपुर से जो बॉर्डर है वहाँ पे रोड भी बहुत ख़राब है, और वो सिर्फ सिद्ध बाबा तक के लिए ही है। बाइक वगैरह आर्मी वाले भी इतना अलाउड नहीं करते। यहाँ से तो फिलहाल सभी कुछ अलाउड है। ये हम आ चुके हैं बॉर्डर के एंट्री गेट पे। तो सब लोगों को ये गेट ध्यान रखना है, अधिकतर लोग आगे निकल जाते हैं क्योंकि कई रास्ते हैं यहाँ पे जो गूगल पे अपडेट नहीं है। ये आप याद रखना, टनकपुर पावर स्टेशन बनबसा, ठीक है। आपको यहाँ मुड़ना है और यहाँ से अब आपको सीधे सीधे चलना है। बस रेलवे फाटक खुला मिल जाए, क्योंकि रेलवे फाटक अगर यहाँ बंद मिल गया तो बहुत ज़्यादा जाम है। और यहीं पे आप देखो होटल वगैरह सब यहाँ बने हुए हैं। उसका रीज़न ये है कि नेपाल से लोग अप डाउन करते हैं, तो 6 बजे या 7 बजे के बाद नेपाली लोग एंट्री नहीं देते, तो उन लोगों को फिर यहीं होटल लेके रुकना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पे सब मिला जुला है। इंडियंस की भी दुकानें नेपाल में है, नेपाल वालों की भी दुकानें इधर की साइड है। तो यही वो रेलवे फाटक है। तो ये चलो हमारा नसीब अच्छा है कि हमें खुला मिल गया। बाकी नेपाली करेंसी वगैरह एक्सचेंज कराने की अगर बात है तो यहाँ पे ये इतनी सारी दुकानें हैं, सब यहाँ पे ब्रोकर बैठे रहते हैं और आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी। कोई इतना बड़ा यहाँ पे दिक्कत वाला ये काम नहीं है। बहुत ही ईजी बॉर्डर है ये, और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होती है, और सुंदर भी बहुत है। तो सनौली बॉर्डर से ज़्यादा ईजी यहाँ से गाड़ी क्रॉस कराना है। मगर अब जिन लोगों को पोखरा जाना है, काठमांडू जाना है, तो उनके लिए तो सनौली बॉर्डर ही बेस्ट है। और जिन लोगों को नेपाल में एंट्री लेनी है तो उनके लिए तो ये बॉर्डर बेस्ट है। यानी अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं दोनों बॉर्डर की। तो अभी थोड़ा सा ये सिटी टाइप पड़ेगा, उसके बाद में हम सीधे आगे ही बढ़ जाएंगे। अरे चाचा रोक लो थोड़ी देर, निकल जाने दो हमें, शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा तो कुछ दिखेगा भी नहीं। तो फटाफट यहाँ से क्रॉस करते हैं और बॉर्डर की तरफ बढ़ते हैं।
भाई यहाँ पे भी ना क्रॉस करने के बाद में ये जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है और यहाँ पे भी बॉर्डर पे बहुत धांधली चलती है। आधे से ज़्यादा जो इंडिया के लोग हैं ना वो नेपाल में सिर्फ एक ही वजह से यहाँ पे जाते हैं, कसीनो। महेंद्र नगर पड़ता है, गड्ढा चौकी, उसके आगे है कसीनो। तो सारे के सारे लोग कसीनो ही जाते हैं यहाँ से, अधिकतर जितने भी होते हैं सट्टा खेलने। मगर रोड बहुत सुंदर है, नेपाल साइड का भी और इंडिया साइड का भी पूरा जंगल से घिरा हुआ रहता है। तो जब आप आदि कैलाश यात्रा पे आओ या पूर्णागिरी यात्रा भी अगर आप लोग प्लान करते हो, इस वीडियो में ना आपको कई जानकारी मिल रही है। आपको नानक मत्था भी मैंने पिकनिक स्पॉट दिखाया, ठीक है, गुरुद्वारा भी दिखाया नानक मत्था का, जो बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है इंडिया का। और उसके बाद में मैं आपको नेपाल बॉर्डर भी विजिट करवा रहा हूँ और उसके बाद में टनकपुर भी हम लोग चलेंगे। तो धीरे धीरे ना इस रास्ते के जितने भी पॉइंट है वो सब मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ उनने फटाफट अपनी गाड़ी नोएडा से उड़ाई और सीधे पहुंच गए धारचूला पिथौरागढ़, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि इस रास्ते में और है क्या क्या। तो ये भाई पावर स्टेशन है, पहले इसमें एंट्री होती थी, अब यहाँ पे एंट्री नहीं होती। तो यहाँ पे बिजली बनती है जो पूरे कुमाऊं रीजन में सप्लाई होती है, क्योंकि शारदा नदी में इतना पानी है ना कि इस पूरे इलाके को, यानी खटीमा, टनकपुर से लेके खटीमा क्या बोलूँ, टनकपुर से लेके और आपका पीलीभीत तक कई पावर स्टेशन बने हुए हैं शारदा नदी पे और डैम बने हुए हैं। तो शारदा नदी का जो पानी है ना वो लखनऊ हरदोई तक सप्लाई होता है सिंचाई के लिए। पहुंच गए हैं अब नेपाल बॉर्डर पे और ये आप देखो खूबसूरत पूरी नहर इतनी बड़ी, और जो नदी के पार आप देख रहे हो ना इस नहर के दूसरी साइड वो नेपाल है और ये मैं चल रहा हूँ इंडिया में। तो बस इतना सा फासला है नेपाल जाने के लिए। अगर पानी में स्विमिंग किसी को आती हो तो वो करके नेपाल पहुँच जाएगा। ये सामने मेरे आप देख रहे हो ये पूरा नेपाल है और इधर जो हम चल रहे हैं ये इंडिया है। इसे एंट्री करनी है, अगर इसकी हो गई तो हमारी भी होगी। अरे भाई पता नहीं क्या है इस नेक्सॉन वाले का, बढ़ा ही नहीं पा रहा है गाड़ी को आगे, हमें भी अटकाए हुए हैं। और अभी पूर्णागिरी का मेला चल रहा है ना, तो यहाँ पे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, क्योंकि लोग पूर्णागिरी से वापसी में महेंद्र नगर भी जाते हैं नेपाल घूमने के लिए। तो उसी का यहाँ पे ये जाम लगा हुआ है। तो देखते हैं अगर हमें भी एंट्री मिल जाएगी तो हम भी नेपाल चलने की कोशिश करते हैं, नहीं मिल पाई तो भाई बात अलग है। देखते हैं अभी क्या रहता है। जहाँ तक है बॉर्डर खुला हुआ है, अभी देखते हैं। मैं 2 मिनट बाद आपको वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो भाइयों बॉर्डर खुला मिल गया हमें और हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। ये हम लोग नेपाल में एंटर हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम वहाँ पे थे, तो अब आज का स्टे हम नेपाल में करेंगे। तो पहले यहाँ पे रेलवे लाइन भी चला करती थी, तो उसका ये इंजन खड़ा हुआ है। छोटी सी रेलवे लाइन चलती थी यहाँ पे, एक बार में एक ही गाड़ी जा सकती है। तो अभी हम वेट करेंगे गाड़ियों के वापस आने का उधर से, फिर हम अपनी गाड़ी निकालेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये इंडो नेपाल बॉर्डर है। ये बस आ गई है यहाँ पे बॉर्डर पे, इसी वजह से हम लोगों को बहुत देर से रोका हुआ है। और ये बस दिल्ली से नेपाल आती है, तो भारत नेपाल मैत्री बस सेवा जो है वो आई। राइट दिख हाँ भाई इंडो नेपाल बॉर्डर बस है यार। अब जो यहाँ पे चेक होगा, और इतनी भीड़ जो आप देख रहे हो ना, ये सब नेपाल से इंडिया आ रही है। और जब ये लोग इधर से आ जाएंगे तब हम लोग उधर जाएंगे। और अब ये जाम क्लियर हो गया है और हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि छोटी सी रेल लाइन की पटरी है, ये वही रेल लाइन की पटरी है जो पीछे इंजन खड़ा था। और इधर ये शारदा रिवर और इधर ये पूरा बैराज बना हुआ है। तो यहीं से हम लोग अब नेपाल में पहुंच जाएंगे इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद में। ये नेपाल का झंडा आ गया, हम लोग ऑफिशियली नेपाल में आ गए।
ये माइलस्टोन भारत। हाँ तो ये बॉर्डर खत्म और ये नेपाल है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर था ना। तो भाई हम लोग नेपाल में एंट्री कर रहे थे, उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाई। वहाँ कुछ ऐसा अजीब सा हुआ ना, यानी आज का हमारा दिन ही खराब है। ये यात्रा जा रही है, आज का हमारा दिन ऐसा खराब था, ऐसी नज़र लगी हुई हमारी ट्रिप को कि क्या बताऊँ। फिलहाल वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या क्या हुआ मेरे साथ नेपाल में। अभी तो मैं फ़िलहाल टनकपुर पहुँच गया हूँ और पूर्णागिरि की यात्रा जो है यहाँ पे बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ है, सारे होटल्स वगैरह भी सब फुल हैं। ये आप देखो लाइन से सब आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे, बजट फ्रेंडली लग्जरी होटल सब यहाँ पे मिलेंगे। तो अगर कोई भी आदि कैलाश यात्रा में आता है टनकपुर वाले रूट से और पूर्णागिरि धाम की यात्रा करना चाहता है तो यहाँ पे रुक सकता है। होटल्स वगैरह सब यहाँ अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, रेल की कनेक्टिविटी है, बस स्टैंड की कनेक्टिविटी भी है यहाँ पे, तो किसी तरीके की दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। फिलहाल आज के जैसा बकवास दिन नहीं था, बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन। यानी आज मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं ना जो मेरे साथ आज तक कभी ट्रिप में नहीं हुई, और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। मैं तो यही सोच के परेशान हूँ, इतनी जगह की मैंने ट्रिप मार ली, कभी ऐसी चीज़ें मेरे साथ नहीं हुई जैसी आज मेरे साथ हुई हैं, और जिसकी वजह से ना आज दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि आज मेरे साथ मैं नेपाल गया तो क्या हुआ। सुबह वो टायर वाला इंसिडेंट हुआ, फिर नेपाल गया तो बहुत दिक्कतें हुई आज। तो फिलहाल ये हम आ चुके हैं टनकपुर के बिल्कुल मेन चौराहे पे, और यहाँ से हमें धारचूला के लिए लेफ़्ट लेना होगा, और यही रास्ता आगे पूर्णागिरि धाम के लिए जाएगा। तो आज का जो स्टे है हमारा, हम लोग सोच रहे हैं कि टनकपुर में ही ले लें, क्योंकि 8:35 हो गए हैं। और आप यकीन करोगे आज दिन भर में हम लोग कितना कवर कर पाए हैं, सिर्फ 330 किलोमीटर। तो भाई हम लोग नेपाल में एंट्री कर रहे थे, उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाई। वहाँ कुछ ऐसा अजीब सा हुआ ना, यानी आज का हमारा दिन ही खराब है। ये यात्रा जा रही है, आज का हमारा दिन ऐसा खराब था, ऐसी नज़र लगी हुई हमारी ट्रिप को कि मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। फ़िलहाल अब बहुत लेट हो चुका है, पेट्रोल भी यहाँ पे मिल नहीं रहा है, गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। तो आज का स्टे हम लोग टनकपुर में ही कर लेंगे और कल अपनी जर्नी को यहाँ से दोबारा स्टार्ट करेंगे। नेपाल में मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ, अब इसका डिस्कशन हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। भाई मत जाना नेपाल, बहुत ज़्यादा फ्रॉडपंती है। तो मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और टनकपुर में स्टे करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव सभी को।